वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने नर्स्ट थ्योरी देखी थी और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे। उसके बाद हमने डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशन भी देखा था, ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन भी किया था और उसके अलग अलग फार्मूले भी देखे थे। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मैं पुरुषोत्तम सुर्वे आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, नर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इन सवालों को, इन न्यूमेरिकल्स को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते। अब देखिए, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें डायरेक्ट इक्वेशन ही है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हमने एक रिलेशन डिराइव किया है और उस रिलेशन से हमें नर्स्ट इक्वेशन को आसानी से डिराइव करते आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद उसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे, उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही आसान है और आपको आधा अधिक तो मालूम ही है। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, देखो थर्मोडायनामिक्स में हमने फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, इन तीनों का रिलेशन देखा था। डेल्टा जी जीरो एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट Q को हमने रिलेट किया था। तो क्या है उनका रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ Q। तो इस तरह से हमने इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी डिराइव किया है, जहां पे Q यानी क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, बराबर है। और रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट ही आगे चलकर क्यों बनता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जब रिएक्शन हॉल्ट करती है एट इक्विलिब्रियम। तो Q एंड K बिकम्स इक्वल ओनली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये डेल्टा जी जीरो एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का क्या है, रिलेशन है। हम बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। तो ऐसा समझो कि अभी रिएक्शन चल रही है और वो अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं आई, तब डेल्टा जी जीरो एंड Q इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। अब कल ही हमने देखा है डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में का रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या देखा है हमने, माइनस एन एफ इंटू ई सेल, वेयर ई सेल इज अ पोटेंशियल डेवलप्ड एट एनी temperature condition, at any concentration condition of oxidation of cell and reduction of cell। तो ये डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल को हम इस तरह से रिलेट करते हैं, हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया है। अब यह डेल्टा जी जीरो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को भी हमने रिलेट किया है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के साथ। क्या है उसका फार्मूला, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई जीरो सेल, वेयर ई जीरो सेल इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ डेवलप्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन हैविंग यूनिट एक्टिविटी। तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू ए आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई जीरो सेल, और बाकी का एज इट इज रहेगा 2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ Q, बराबर है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय माइनस एन एफ करेंगे। हम दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे माइनस एन पे एन एफ से, तो क्या मिलेगा, तो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय माइनस एन एफ। तो व्हाट विल वी गेट, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, ई सेल रहेगा। यहाँ पे इधर क्या होगा, माइनस एन एफ ई जीरो सेल अपॉन माइनस एन एफ, माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई जीरो सेल। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2.303 RT
अपॉन माइनस NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। इस तरह से आएगा। अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। तो इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा और यही हमारा क्या है, नर्स्ड इक्वेशन है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नर्स्ड इक्वेशन बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखो एक बार वापस से, तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में ये इक्वेशन था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 Q। हर एक टर्म का हमें मतलब पता है, आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी यानी टेम्परेचर इन केल्विन, क्यू को मालूम ही है आपको। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा जी और डेल्टा जी जीरो की वैल्यूज रख दी और फिर बाद में डिवाइड किया माइनस NF से, तो मुझे क्या मिला, फाइनलाइज इक्वेशन मिला, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। देखिए अब यहाँ पे मैंने ई सेल लिखा है, E0 सेल लिखा है, तो नर्स्ड इक्वेशन EMF ऑफ सेल एट एनी गिवन कंडीशन निकालते आता है अगर हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल मालूम है। तो समझो हमारे पास सेल है, कंप्लीट सेल है, और कंप्लीट सेल है, उसके एनोड कैथोड के हमें SRP वैल्यूज मालूम है, तो हम E0 सेल निकाल सकते हैं। E0 सेल मालूम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दैट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, टी तो मालूम रहेगा, दिया हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन मालूम रहेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, तो हम ई सेल निकाल सकते हैं। तो नर्स्ड इक्वेशन इज यूजफुल टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर कंडीशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एंड रिडक्शन ऑफ सेल। क्या नर्स्ड इक्वेशन सिर्फ EMF ऑफ सेल को ही कैलकुलेट करके देता है? नहीं, वो EMF ऑफ सेल के साथ साथ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट करके देता है। फार्मूला सेम है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी फार्मूला यही है। तो EMF ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। तो आप हाफ सेल के लिए भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यही फार्मूला एज इट इज हाफ सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाफ सेल के लिए अप्लाई करोगे तो आपको या तो रिडॉक्स रिएक्शन दिखाई देगी, या तो फिर आपको रिडक्शन रिएक्शन दिखाई देगी, या तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाई देगी। रिडॉक्स रिएक्शन तो देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी रिडक्शन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो उसे देखकर हम यहाँ पे वैल्यूज डालकर क्या कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन रखना पड़ेगा, टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रखना पड़ेगा, तो मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो आप यहाँ पे E0 के जगह पे क्या लिखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो देखने पड़ेंगे, फिर रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, पता चली जाएगा, तो आपको उनका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से यही एक फार्मूला यूज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो एंड रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो ये था नर्स्ड इक्वेशन एंड इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एज वेल एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकालना है तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैसे निकाल सकता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। या किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे वो एनोड का रोल प्ले कर रहा हो या फिर कैथोड का रोल प्ले कर रहा हो, कोई भी रोल प्ले करने दो, अगर मुझे उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा माइनस 2.303 RT अपॉन N। उस ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो लिखने के बाद पता चली जाएगा, तो N की वैल्यू लिखेंगे, F की वैल्यू लिखेंगे,
क्यू की वैल्यू डाल देंगे, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला तो रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। तो इस तरह से आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते आएगा हाफ सेल का। अगर ये फार्मूला यूज करते हो तो आपको कंप्लीट सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट करते आएगा, लेकिन यहाँ पे E0 सेल के जगह पे फिर आपको कंप्लीट सेल का ईएमएफ ऑफ सेल रखना पड़ेगा, बराबर है। तो ये था नर्स्ट इक्वेशन, और इसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तब Q यानी क्या समझ में आ गया होगा बच्चों। Q यानी रिएक्शन कोशेंट है, और रिएक्शन कोशेंट का समझो एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें A मोल्स ऑफ A कंबाइन होते हैं B मोल्स ऑफ B के साथ टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, बराबर है। अब ये कोई तो भी रेडॉक्स रिएक्शन है, इमेजिनरी ऐसा समझो, यहाँ पे A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट हो रहे हैं एंड C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D तैयार हो रहे हैं। अभी इक्विलिब्रियम रिच होने का बाकी है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आने की बाकी है, तब हम रिएक्शन कोशेंट निकाल सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट हमें क्या देता है, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन देता है, रिएक्शन कितनी हो चुकी है अब तक, ये बताने का काम Q करता है। तो Q का फार्मूला क्या है, तो Q इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of molar concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो इस तरह से रिएक्शन मालूम है हमें बैलेंस फॉर्मेट में, तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है वो कितना आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इतना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A है, ये यहाँ पे स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, B का पावर स्मॉल b है, B इज अ स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है वो क्या है, उसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर आप स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाते हैं तो आपका आंसर भी गलत आएगा, इसलिए आपको Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो व्हाट इज Q, इट इज अ रिएक्शन कोशेंट एंड हाउ कैन यू calculate it, it is equal to the ratio of product of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। ऐसा करने से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा, और once you got the Q E0 cell you can calculate E cell। once you got the Q N and E0 oxidation you can calculate oxidation potential develop at that electrode at any condition। Q की वैल्यू मालूम है, N की वैल्यू मालूम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है, EMF सीरीज से पता चल जाएगा वो, तो हम उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी गिवन कंडीशन, एट एनी गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो ये नर्स्ट इक्वेशन का क्या है, एप्लीकेशन है, कि नर्स्ट इक्वेशन की वजह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, वो चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो निकाल सकते हैं एट एनी गिवन सेट ऑफ कंडीशन। एक ही इक्वेशन है, वो सेल के लिए भी चलता है एंड हाफ सेल के लिए भी चलता है। हाफ सेल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, कंप्लीट सेल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर है। तो यहाँ तक ये था नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन पर सवाल कैसे आते हैं, तो जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस पर ढेर सारे। एक तो न्यूमेरिकल बनता ही बनता है ऐसा बोला जाता है, तो आप सबको ये समझ में आया, एक बार आप इसे देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, आप पूरे डेरिवेशन को देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं, नोट्स में तो गिवन है ही है। तो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ये दोनों भी नर्स्ट इक्वेशन ही है। तो आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो किसी भी हाफ सेल का, या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो किसी भी हाफ सेल का, तो फार्मूला यही यूज करना। सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो रिएक्शन कौन सी लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। If you want to calculate oxidation potential of electrode, you have to write oxidation reaction and then you will get reactant and product। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो you have to write reduction reaction एंड फिर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चल जाएंगे, तो यहाँ पे रेशियो प्रॉपरली लेते आएगा, बराबर है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, एंड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करो आप, रिडक्शन रिएक्शन लिखो, आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चल जाएंगे। याद रहे कि जब हम Q निकालते हैं तो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना लेना चाहिए, यूनिटी।
कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, जिंक सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, या कोई भी प्योर लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना लेना है, 1। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये तो रिवाइज कर ही दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल एज वेल एज फॉर हाफ सेल। देखो बच्चों, हमने अभी नर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया है। मैं वापस से एक बार नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए। E इज इक्वल टू ई नॉट, ये 0 बोला तो भी चलेगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग टू द बेस 10 ऑफ Q। तो ये Q क्या है, R क्या है, T क्या है, F क्या है, N क्या है, हमें सब मालूम है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है और इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल। तो हाफ सेल के लिए भी ये एप्लीकेबल है एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल टू द कंप्लीट सेल ऑल्सो। मतलब अगर मुझे हाफ सेल के लिए ईएमएफ निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा, एन की वैल्यू, जो भी हाफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, और जो भी क्यू आता होगा रिएक्शन को देख के उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर ये कंप्लीट सेल है तो मुझे ई सेल निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कंप्लीट सेल रखना पड़ेगा। कंप्लीट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में वो बताने पड़ेंगे। उसकी वैल्यू रखने के बाद, टेम्परेचर रखने के बाद, क्यू की वैल्यू रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल एज वेल एज सेल पोटेंशियल बोथ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं, बराबर है, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पे ही होते हैं। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू फिक्स है, हमें मालूम है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मली कितना रहता है, 298 केल्विन रहता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन जैसे जैसे बदलेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वैल्यू बदल जाएगी। एफ की वैल्यू कांस्टेंट है 96500 इनटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू। क्यू भी बदलते जाएगा रिएक्शन बदलने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आज आर कैरिड एट रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर भी फिक्स होगा, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो ये जो फिक्स वैल्यूज हैं इनका बार बार कैलकुलेशन करना हमारे लिए फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम एक बार इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल के लर्न करेंगे। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर मुझे क्या देखने को मिलता है, 0.0591 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू। तो ये सिंप्लीफाइड नर्स्ट इक्वेशन है और ये नर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं ओनली एट 298 केल्विन टेम्परेचर। किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द 99% हमें यही इक्वेशन यूज करने के लिए आएगा। ये इक्वेशन यूज करने के चांसेस कितने होंगे, 1% ही होंगे, बराबर है। तो अब हमें ये इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है इनका कैलकुलेशन पूरा कितना आता है, 0.0591 आता है। तो ये बार बार कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद होता है, इसलिए हमने इसकी वैल्यूज मालूम कर ली, लर्न कर ली। अब अगर जैसे हमें टेम्परेचर 298 में देखने को मिलेगा, हम डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन का ये वाला रूप यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या है 298 केल्विन पर नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा ओनली एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो ये हमने देखा है। अब देखो, अब इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के न्यूमेरिकल्स। तो हाउ कैन वी टैकल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा और उस HCl सॉल्यूशन का हमें pH दिया जाएगा। तो समझो एक टेंटेटिव एग्जांपल ले लेते हैं हम। कैलकुलेट
EMF of hydrogen electrode at 298 Kelvin temperature when H2 gas is passed at 1 atmospheric pressure through HCl solution having pH। तो pH की वैल्यू दी जाएगी, तो हम pH इक्वल टू यहाँ पे pH ही लेंगे क्योंकि हमें शॉर्टकट एक फार्मूला तैयार करना है। तो pH की वैल्यू समझो pH है। अब ऐसे वक्त हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है एट एनी गिवन कंडीशन, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल आर्बिट्ररीली फिक्स किया है कितना, 0। इसलिए E0 फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना रहेगा, 0। अब हमें pH दिया हुआ है एंड EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ Q। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू मालूम चाहिए, Q की वैल्यू मालूम चाहिए। E0 तो हमें पहले से पता है, SHE के लिए E0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसलिए मैं इक्वेशन को अभी सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, E0 की वैल्यू 0 रख देता हूँ, मतलब क्या आएगा यहाँ पे माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ Q। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कौन सा पोटेंशियल निकालने के लिए कहा है, बिल्कुल भी बताया नहीं है। जब भी हमें पूछा जाएगा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। जब आपको स्पेशली मेंशन किया जाएगा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तभी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करो। लेकिन जब पोटेंशियल का नाम बताया नहीं जाएगा, तब आपको हमेशा कौन सा पोटेंशियल निकाल के बताना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल का नाम नहीं लिया, तो हम भी क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कंपलसरीली रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रिडक्शन प्रोसेस, यू हैव टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, देन हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए कहा, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन हम लिख देंगे, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑकर्स एज फॉलोज। तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, यहां पे लिखते देखो, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। जब भी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बैलेंस फॉर्मेट में, तो आप ट्राई करें कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हो, होल नंबर्स हो, फ्रैक्शनल नंबर्स ना हो, क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कोई फ्रैक्शनल नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने ये भी यूज की, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ली या ये रिएक्शन ली, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा। इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने चाहिए, उसमें हमेशा क्या होने चाहिए, होल नंबर। इसलिए हमने रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन इस तरह से लिखी, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। तो यह है प्रोडक्ट पता चल गया, यह है रिएक्टेंट पता चल गया, बराबर है। अब हम यहाँ पे Q की वैल्यू लिख सकते हैं। तो व्हाट इज Q? Q is equal to the ratio of product of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। लेकिन हाइड्रोजन गैस रहा, हाइड्रोजन गैस है, तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें मेजर नहीं करते आता, तो उसका हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो गैसेस के केस में हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। अब यहाँ पे ये Q की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ, अब partial pressure of H2 to the power 1 upon H positive ion concentration to the power 2। तो इस तरह का हमें Q का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। अब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिर्फ pH दिया है, pH से हम H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर किसी का pH दिया, मतलब
पीएच दिया हुआ है तो हम H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। एक बार वापस से देखो यहाँ पे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच? पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। या माइनस साइन मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या बचेगा इधर? log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे log टू द बेस 10 कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो देखिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो व्हाट विल वी गेट? तो मुझे क्या मिलेगा? 10 टू द पावर माइनस pH इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एंटीलॉग अगर मैं लेता हूं तो मुझे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना मिलेगा? 10 टू द पावर माइनस pH मिलेगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया, एंटीलॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर दैट नंबर। तो एंटीलॉग ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस एक्स। वैसे ही एंटीलॉग ऑफ माइनस pH कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस pH। एंटीलॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 0.0591 अपॉन टू log टू द बेस 10। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर बोला गया है, तो 1 टू द पावर 1 आता है। एंड H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर माइनस pH, और उसका क्या आएगा? स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि H पॉजिटिव आयन का स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। अब मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं तो क्या होगा? माइनस 0.0591 अपॉन 2 log टू द बेस 10 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस ट्वाइस pH। ये इस तरह से आएगा। 10 टू द पावर a टू द पावर b को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर ab। इस हिसाब से हमें इस तरह से लिखते आएगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? देखिए, अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो क्या होगा? तो यहीं पे देख लेते हैं, तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 log टू द बेस 10 टू द पावर ट्वाइस pH। ये माइनस ट्वाइस pH ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएंगे? प्लस ट्वाइस pH बन जाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस pH इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 10। अब देखो, log टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर x का log कैसे सॉल्व करते हैं हम? x log टू द बेस 10 ऑफ 10। log टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना आता है? 1, इसलिए क्या आएगा? x। तो यहाँ पे क्या आएगा? log ट्वाइस pH आएगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस pH, 2 कैंसल। तो व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? माइनस 0.0591 इंटू pH। तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट एनी कंडीशन। बराबर है? तो भाई अब हमें इतना सारा कैलकुलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए जब भी कभी आपको नर्स इक्वेशन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल पूछा जाएगा तो आप फटाक से डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख लोगे? EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट एनी गिवन कंडीशन इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। याद रखिएगा, ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां पे मैं रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान में आना चाहिए, इसलिए R लिख देता हूं। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? शॉर्टकट क्या होगा? माइनस 0.0591 इंटू pH। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा तो कुछ नहीं है, आपने देखा है जब हमने कन्वेंशंस देखे थे पोटेंशियल्स के लिए, तो SRP को SOP में कन्वर्ट करना है या रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? जस्ट कीप द मैग्नीट्यूड सेम एंड जस्ट चेंज द साइन। हमें मैग्नीट्यूड सेम रखनी है और साइन क्या है? बदलनी है। अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया तो आप इस माइनस को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तब आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है। अब ये ही हमेशा यूज करना है, ये हम मेथड बार बार यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? -0.0591 into pH. What is oxidation potential of hydrogen electrode? 0.0591 into pH. बराबर है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट अब हमें मालूम हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं और हर बार हमारा आंसर एकदम सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार हमने डिराइव करके देखा है, अब बार बार ये लंबी वाली मेथड यूज करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, इसलिए हम हमेशा ये शॉर्टकट वाले फार्मूले यूज करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। बाकी के वक्त हमें तो ऐसा शॉर्टकट नहीं मिलेगा, उस वक्त हमें अपना हमेशा का मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक दो न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन H2 गैस इज पास एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू HCl सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 4। pH 4 है, रिडक्शन के बारे में कुछ नहीं, मतलब पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब हमें क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? -0.0591 अपॉन n वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब डायरेक्ट हम अपना शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे, -0.0591 इंटू pH। तो क्या आएगा? -0.0591 इंटू कितना? 4। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 4, 4 9 36, 4 5 20, 20 और 3 23 होते। डेसिमल कितने घर के बाद आएगा? 4 घर के बाद। तो व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर अ गिवन कंडीशन? तो ये -0.2364 आएगा, बराबर है। यही अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा होता तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता? माइनस के जगह पे प्लस साइन लेना पड़ता। अब आपका आंसर आता +0.2364, बराबर है। और एक एग्जांपल ले लेते। अब शॉर्टकट है तो अब हमें आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये फार्मूला यूज करते वक्त याद रखिएगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन, बराबर है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन से बहुत ज़्यादा डेविएट होता है तो आपको ये शॉर्टकट यूज करते नहीं आएगा, बराबर है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 99% हम 298 केल्विन ही टेम्परेचर यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर, इसलिए 99% टाइम हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन H2 गैस इज पास एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू HCl सॉल्यूशन हैविंग pH कितना? 5। अब यहाँ पे भी आपको ये फार्मूला यूज नहीं करता है एज इट इज, क्योंकि आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना दिया है? 5 एटमॉस्फेयर। तो आपको फिर उस मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1 एटमॉस्फेयर होता तो फिर आप डायरेक्ट क्या करते? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू +0.0591 इंटू pH कितना करते? 5। आपको आंसर आ जाता, जो भी आंसर है उतना। तो 5 1 5, 5 9 45, बचे 4, 5 5 25 और 4 29, तो कितना आएगा? 0.2955। ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। चलो अब हम ये भी करके देखते हैं कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन टेम्परेचर व्हेन H2 गैस इज पास एट 5 atmospheric pressure when 5 atmospheric pressure through HCl solution having pH equal to 5। pH 5 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाइड्रोजन गैस का कितना है? 5 है, पार्शियल प्रेशर। अब ये शॉर्टकट हमें यूज नहीं करते आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है तो रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ताकि हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का पता चल जाए। रिएक्टेंट हो गया हमारा H पॉजिटिव एंड प्रॉडक्ट हो गया H2 गैस। अब हम फटाक से इक्वेशन लिखेंगे, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10। कौन सा क्या है? log टू द बेस 10 ऑफ Q। अब मैंने 0.0591 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 298 है। E0 की वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितनी है? 0। तो माइनस 0.0591 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 2, इसलिए n की वैल्यू 2 आएगी।
लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या है 2। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कभी भूलना नहीं है आपको उनके पावर लेने से, बराबर है। तो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको भूलना नहीं है। अब इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आएगा ये माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10, क्या आएगा 5 अपॉन पीएच कितना है 5 है, पीएच 5 है तो व्हाट इज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला भी शॉर्टकट में आप ध्यान में रखिएगा, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच मतलब 10 टू द पावर माइनस 5। तो मैं यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर लूंगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10 5 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10, बराबर है। इसको ऊपर भेजना पड़ेगा तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 5 इंटू 10 टू द पावर 10। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग के फंडे यूज करके, बराबर है। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों, एंड लॉग ऑफ 10 टू द पावर 10 कितना आता है 10 आता है। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं लॉग ऑफ ए बी को लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। तो लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 10, लॉग ऑफ 10 टू द पावर 10 कितना आता है 10। तो यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है भाई, लॉग ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990, 0.6990 प्लस कितना रे 10। अब 0.6990 को हम 0.7 ही समझ लेते हैं सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा रे 10.7 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप 0.0591 को क्या कर सकते हैं 0.06 समझ सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये आएगा भाई अब माइनस 0.03 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसे सॉल्व करो आप और आपका आंसर आएगा 3 7 21 बराबर है 3 1 3, डेसिमल कितने घर के बाद 3 घर के बाद, तो कितना आएगा 0.321 आएगा। तो इस तरह से हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो हमारा शॉर्टकट कब यूज किया जाएगा, जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। अगर 1 एटमॉस्फेयर से अलग कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप फटाफट कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या होगा, ये फटाफट करते आएगा, बराबर है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये न्यूमेरिकल्स भी आसानी से आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से हाई लेवल में आते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभार प्रेशर पार्शियल प्रेशर कुछ अलग दिया है 1 एटमॉस्फेयर से, तो हमारा शॉर्टकट चलेगा नहीं वहाँ पे, तो हमें इस मेथड से जाना पड़ेगा और इस तरह से आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लॉग ऑफ 2 मालूम चाहिए, लॉग ऑफ 3 मालूम चाहिए, लॉग ऑफ 4 मालूम चाहिए, लॉग ऑफ 5 मालूम चाहिए, लॉग ऑफ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपने बोल्ड भी किए तो चलेगा। जैसे मैंने 0.059 को 0.06 समझा, कुछ भी करता नहीं है। मैंने यहाँ पे 0.6990 को 0.7 समझ लिया तो कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर लगभग उतना ही आएगा। इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो हो सके तो आप बहुत सारे जगह पे क्या कर सकते हो, बोल्ड कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे दूसरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो हमने शॉर्टकट भी देख लिए और कुछ कंडीशन बदल जाती है, ये तो मेथड है ही अपनी हमेशा की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, ठीक है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डीप इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH 3 at 298 Kelvin. द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, अब कौन सा पोटेंशियल नाम नहीं बताया, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। दूसरा 298 केल्विन की तरफ हमारा ध्यान देगा, मतलब हम शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल करके रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो भाई, जब सवाल पढ़ते हो तो आपकी नज़र शिकारी कुत्ते जैसी होनी चाहिए, मतलब जो गिवन है फटाफट उन पर जानी चाहिए। जैसे हमें गिवन दिखाई देता है तो हमारा ब्रेन काम करना शुरू करता है। जैसे हमें 298 केल्विन दिखाई दिया, प्रेशर कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, मतलब प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन है, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला आएगा -0.0591 इंटू pH ऑफ द HCl सोल्यूशन।
रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फार्मूला याद आ जाएगा, -0.0591, व्हाट इज द pH 3, जो भी अब मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो -0.1773 दैट विल बी आवर आंसर। खत्म काम। मतलब आपको क्या करना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो गिवन के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्रेशर के बारे में हाइड्रोजन के कुछ बोला नहीं है, मतलब आपको प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना है। टेम्परेचर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो भी आपको टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, और दिया हुआ है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन दिख जाएगा, फटाक से आपका ये फार्मूला याद आना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रेशर कितना चाहिए, 1। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर हमें लंबे मेथड से ही जाना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई हमारे पास चारा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से 1-2 सेकंड के अंदर आंसर आ भी गया, बराबर है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देखो ये दूसरा न्यूमेरिकल, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई Zn डायपॉजिटिव Zn ऑफ zinc electrode at 25 degree Celsius with an aqueous solution of 0.1 molar ZnSO4 is। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है इस इलेक्ट्रोड के लिए जब जिंक इलेक्ट्रोड डीप किया जाएगा 0.1 मोलार ZnSO4 सॉल्यूशन में। E0 की वैल्यू दी है। तो देखो जब भी कभी ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा Mn पॉजिटिव M, जब भी कभी ऐसा सिंबल लिखा जाएगा तो किसका होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल का। और जब भी कभी सिंबल ऐसा लिखा जाएगा M/Mn पॉजिटिव, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। तो आपको इस सिंबल की तरफ भी अच्छे खासे से ध्यान देना पड़ेगा। सिंबल किस तरह से लिखा है, Mn पॉजिटिव M, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का है। M गिव्स Mn पॉजिटिव है तो फिर ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। तो यहाँ पे Zn डायपॉजिटिव ऑब्लिक Zn है, मतलब जाहिर है कि हमें क्या निकालने के लिए बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे Zn ऑब्लिक जिंक दिया है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब हमें नर्स इक्वेशन मालूम है, वो हम यूज करेंगे। अब जिंक का रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है तो रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। Zn डायपॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक सॉलिड, बराबर है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब यह है अपना रिएक्टेंट, यह है अपना प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द EMF ऑफ हाफ सेल, EMF ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाफ सेल। अब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब 298 केल्विन, मतलब हम अब 2.303 RT अपॉन NF के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0.0591 अपॉन N, इतना लिख सकते हैं। लॉग टू द बेस 10 क्या है भाई, प्रोडक्ट। जिंक का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है एंड Zn डायपॉजिटिव आयन का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब दोनों की पावर 1 आएगी, बराबर है। अब E0 की वैल्यू उन्होंने दी है -0.76 -0.0591 अपॉन N, कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, 2। लॉग टू द बेस 10 हमने आपको बताया था प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1। Zn डायपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया, 0.1 यानी 10 to the power -1। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, 0.76 -0.0591 अपॉन 2 into log to the base 10 of 10 to the power 1, बराबर है। 10 to the power 1 यानी 10, मतलब log of 10 कितना होगा, 1। -0.76 -0.0591 अपॉन 2। अब 0.0591 अपॉन 2 कौन करते बैठेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो 0.059 को 59 को हम 60 समझ सकते हैं, 60। तो ऐसे बोल्ड कैलकुलेशन कर लेंगे हम यहाँ पे। 0.06 डिवाइड बाय 2 बहुत आसानी से आएगा, -0.76 -0.03। अब इसको सॉल्व करो, 639 आएगा और ये कितना आएगा, 7। तो आंसर कितना आएगा, -0.79। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, -0.79 आएगा। अब आंसर जो होगा वो -0.79 के बहुत क्लोज होगा, बराबर है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कैलकुलेशन किया है समय बचाने के लिए, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं नर्स इक्वेशन पर। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेके हम आएंगे और अलग अलग एग्जाम के जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, ऐसा मैं एग्जाम्पल 10-15 कल सिलेक्ट करके लाऊंगा और ऐसे सिलेक्ट किए हुए न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन
आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए हैं, बोल्ड कैलकुलेशंस कैसे किए, वो देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको मजा आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं।